सबसे पहले क्योंकि वर्षफल में ये चीज भी काम आएगी। देखिए, ये बुद्ध की नाली का जो कंसेप्ट है, ये बहुत फेमस है लाल किताब में। और खास करके संतान उत्पन्न करने के मामले में, घर गृहस्थी के मामले में बुद्ध की नाली का बहुत ज्यादा उपयोग है। साथ में शुक्र कितनी शक्ति का, शुक्र आपकी कुंडली में कितना पावरफुल बना हुआ है, ये बात को समझने के लिए बुद्ध की नाली का उपयोग करते हैं। अब इसको समझना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर हम किताबाई भाषा में जाएंगे तो ये टिपिकल हो जाएगा, पर इसको मैं बहुत ही साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। लाल किताब ने बुद्ध को एक अंडा माना। हमारी खोपड़ी भी अंडा ही है। अंडाकार जो वस्तुएं हैं वो बुद्ध है। चाहे ये आपका ब्रह्मांड का जो अंडाकार स्वरूप है, ये भी बुद्ध है। और साथ में लाल किताब ने जितनी भी हमारे शरीर में नाली रूपी जो अंग है, जिसमें नाली बनी हुई होती है, पाइप समझो, पाइप, या हमारी नस नाड़ियां, ये गोल होती हैं पाइप की तरह। हमारी आंतें बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है। उस सभी का सभी बुद्ध का रूप। और रिश्ते के हिसाब से बुद्ध को कन्या माना, यानी कि बेटी। वो बेटी जो 13 वर्ष की आयु से कम है। और शुक्र ग्रह को एक स्त्री माना है। और कन्या ही आगे चल करके स्त्री का रूप धारण करती है। अब थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान मैं सप्तम भाव की तरफ लेके जाना चाहता हूं। सप्तम भाव, सातवां भाव, जो कि बुध और शुक्र दो ग्रहों की मिल्कियत है। या आप ऐसा कह सकते हो, लाल किताब ऐसा मानती है, घर संसार बसाने का ज्ञान दो ग्रहों को है, बुध को और शुक्र को। या इसका उल्टा ले लो, अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह ठीक नहीं, वो आदमी घर नहीं बसा सकता। ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, मतलब कि बुध शुक्र के पास ही नॉलेज है घर गृहस्थी बसाने की। और अगर बुध शुक्र किसी भी तरीके से खराब हो जाए तो वो घर गृहस्थी नहीं बसा सकते। घर गृहस्थी बसाने की जब बात आती है तो केवल विवाह का ही मैटर नहीं होता हमारे यहाँ पे। विवाह के बाद संतान उत्पन्न करना भी एक बहुत बड़ा धार्मिक पुण्य का कार्य माना जाता है। अब लाल किताब कहती है, देखो भाई, ऐसा है, कोई भी ग्रह अपने से तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह में अपना असर शामिल नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई ग्रह आपका पहले भाव में बैठा है, बड़े आराम आराम से समझना है, बड़े आनंद के साथ समझना, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जोर नहीं डालना अपने। पहले भाव में मानो कोई ग्रह बैठा है और तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है।
तो लाल किताब कहती है ये पहले भाव का ग्रह अपने गुण तीसरे वाले ग्रह के साथ जाके नहीं जोड़ सकता, पर यदि बुध की नाली कायम हो जाए तो ऐसा हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये बुध की नाली क्या है। पहली बात तो ये जो बुध की नाली है, इसका मतलब है बुध ग्रह एक रास्ता बना लेता है शुक्र तक पहुंचने का। बुध ग्रह एक रास्ता बना लेता है शुक्र ग्रह तक पहुंचने का, और बुध ग्रह अपने गुण शुक्र में मिला देता है। लाल किताब का कंसेप्ट है कि शुक्र बिना बुध के पागल हो जाता है, शुक्र बिना बुध के मुकम्मल नहीं। या आप ये भी समझ सकते हो, लाल किताब ने बुध को फूल माना है और शुक्र को फल माना है, उसका फ्रूट माना है। अगर शुक्र ग्रह को बुध का साथ ना मिले तो शुक्र ताकतवर नहीं कहलाता। इसको लिख लो आप, आगे तक याद रखना। जिस कुंडली में शुक्र को बुध का साथ ना मिले या बुध ताकतवर ना हो, ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है शुक्र के शक्तिशाली होने के लिए। शुक्र जब ही शक्तिशाली कहलाएगा जब या तो उसको बुध का साथ मिल जाए या बुध ताकतवर हो कुंडली के अंदर। अगर इंडिपेंडेंट बैठ करके ताकतवर है तो भी शुक्र को मदद मिल जाएगी। ये आपको प्रेडिक्शंस करते समय जो टिपिकल केस होते हैं वहां पर ये सूत्र बड़ा काम आएगा। जैसे कई बार हम फंस जाते हैं कि किसी व्यक्ति का शुक्र छठे भाव में बैठा है। अब आपने वैदिक ज्योतिष में पढ़ा है कि साहब शुक्र छठे में तो मरणासन हो गया। लाल किताब कहती है शुक्र छठे में नीच राशि में हो गया। मतलब दोनों विद्वान एक मत है कि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। पर उसके औलाद भी है, उसके पास पत्नी भी है, घर गृहस्थी भी चल रही है, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, और कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि ये साहब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ तो वैदिक ज्योतिष वाला मैटर भी नहीं काम कर रहा और लाल किताब वाला भी काम नहीं कर रहा, ये आ क्या रहा है। तो यहां पर हमने देखना है कहीं बुध ग्रह शुक्र के साथ अपनी नाली तो नहीं बना रहा। अगर शुक्र के साथ बुध ने अपनी नाली कायम कर ली है तो शुक्र अपने नेगेटिव परिणाम नहीं देगा, यानी मैरिज में सेपरेशन नहीं देगा, संतान पैदा करने की क्षमता भी शुक्र के पास ही है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन पे, ताकि अगर नहीं समझ में आया तो यहां से समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे समझना है, ये अंडाकार जो है ये बुध ग्रह है, और एक अंडा, अंडा तो नहीं कहना चाहिए, एक शुक्र कह देना चाहिए। शुक्र को मैं गर्भ कह, एक स्त्री का गर्भ। जब भी कोई बच्चा इस संसार में आता है तो अपनी मां की गर्भनाल से जुड़ा हुआ, गर्भनाल, जैसे एम्बिकल कॉर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, अपने देसी भाषा में नॉल बोल देते हैं, नाल बोल देते हैं, गर्भनाल हिंदी में बोल देते हैं। इसी नाल के द्वारा बच्चा जो है भोजन प्राप्त करता है। यही जो नाली है, यही नाली, इसे ही बुद्ध की नाली भी समझ सकते हैं। एक तरह से आपने ऐसे समझना है, जब बुध शुक्र के साथ अपनी नाली कायम करता है, बुध शुक्र के साथ जब अपनी नाली कायम करता है तो बुध की एनर्जी शुक्र की तरफ चलती है। किसकी एनर्जी? बुध ग्रह की एनर्जी शुक्र ग्रह की तरफ चलती है।
यानी कि बुध ग्रह अपने गुण शुक्र में मिलाने जा रहा है, और शुक्र ग्रह में जब बुध का असर शामिल हो जाता है तो वो कामयाब शुक्र होता है। यानी कि उसको भोग विलास करने की शक्ति, दाम्पत्य जीवन चलाने की शक्ति, संतान उत्पन्न करने की शक्ति, तीनों प्रकार की ताकतें उसे शुक्र को प्राप्त हो जाती है। अब आपने जब मसनूई ग्रह पढ़े थे तो आपको एक चीज याद होगी, ये चीज आई कहां से है? ये आई है शुक्र ग्रह राहु और केतु से मिलकर के बनता है। ये चीज आपको याद है, राहु केतु से मिलकर के शुक्र का निर्माण होता है। और आप जान करके बड़े हैरान होंगे, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होता है, वो बिल्कुल इस तरह का कुछ बना हुआ होता है, उसका चित्र। और जो इसका हेड है वो राहु है, और जो इसकी टेल है वो इसका केतु है। यानी स्पर्म का हेड जो है राहु है, जो टेल है वो केतु है। इसे ही लाल किताब ने कहा है राहु और केतु दोनों मिलकर के शुक्र बन जाता है। अब पॉइंट समझ में आया, शुक्र को क्यों संतान पैदा करने की ताकत से जोड़ा गया है। इसीलिए केतु जो होती है संतान का कारक होता है हमारे लाल किताब में। ये जब नाली जब कायम होती है तो अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये किस अवस्था में बनेगी? ये केवल जब ही बनेगी जब बुध ग्रह शुक्र से पीछे हो। ध्यान रखिएगा, कब बनेगी? कि बुध ग्रह जब शुक्र से पीछे हो। मान लो मैं एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं कि बुध ग्रह चौथे भाव में बैठा है और शुक्र ग्रह आपने कहां बिठा दिया? छठे भाव में बिठा दिया। तो शर्त क्या है? एक तो ये अपने से तीसरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने से तीसरा। दूसरी शर्त क्या है? कि शुक्र से पीछे होना चाहिए बुध ग्रह। तो ऐसे में बुध ग्रह ये शुक्र से अपनी नाली बना देगा। यानी कि बुध ग्रह चौथे भाव का जो बुध है वो छठे भाव में बैठे हुए शुक्र को अपने गुण मिला देगा, और इस गुण मिलने से शुक्र ग्रह में शक्ति आ जाएगी। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बुध बैठा है नवम भाव और शुक्र कहां बैठा है? 11वें भाव। ऐसा भी हो सकता है ना, सूर्य 10वें में बैठ जाए। तो आप देखिए बुध ने नाली बना दी शुक्र के साथ, अपने से तीसरे बैठा है और शुक्र से पीछे बैठा हुआ है। तो ये एक कंडीशन हुई कि भाई शुक्र से पीछे बुध होना चाहिए, तो वो अपनी नाली को मेंटेन कर देगा। अब ये सा भी हो सकता है कि ये सूर्य बुध साथ हो जाए, 10वें में ना हो के सूर्य बुध साथ बैठे हो 9वें में, और शुक्र 11वें में बैठा हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है कि भाई नाली तो बन गई, पर शुक्र ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बुध के गुण को अपने अंदर लेता है या नहीं लेता। जैसे आप ये देख रहे हो, ये शुक्र है, अब बुध से एनर्जी आ रही है चल करके, ऐसे एनर्जी आ रही है। तो शुक्र के पास पावर है, अथॉरिटी है, वो चाहे तो इस एनर्जी को काटा मार सकता, कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए तेरे से एनर्जी। पर शुक्र ये काम जब ही करेगा जब बुध शुक्र के शत्रु ग्रहों से मिला हुआ होगा। शुक्र के शत्रु ग्रह राहु,
सूरज और चंद्रमा, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु राहु है, सूरज है और फिर चंद्र। ये प्रायोरिटी इस तरीके से। अगर मान लीजिए राहु और बुध इकट्ठे बैठे हैं, ऐसे में बुध शुक्र के साथ बुध की नाली कायम करता है, तो शुक्र के पास पावर है, वो मना कर सकता है कि भाई मुझे तेरे गुण नीचे, तेरे गुण अपने पास रख, मैं चीजों को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसी प्रकार से सूरज अगर बुध के साथ बैठा हो तो भी शुक्र मना कर सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तू मेरे दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, फिर मेरे साथ नाली बना। नाली बनाना मतलब रास्ता बना रहा है। इसी प्रकार से चंद्र अगर बैठा हो बुध के साथ तो भी शुक्र मना कर सकता है। ये कंडीशन समझ में आई आप लोगों को? मैं आप लोगों के पास आता हूं। ये कंडीशन समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बाद में मत कहना। किसी को अभी नहीं पल्ले पड़ा है तो बता दो, बहुत इजी है, कहीं पर भी डाउट हो तो। बहुत बढ़िया। तो इसमें कंडीशन क्या आ गई है कि पहली बात, बुध ग्रह शुक्र से पीछे होना चाहिए। पर एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें अगर शुक्र पीछे हो, यानी बुध ग्रह से शुक्र पीछे रह जाए, तो भी नाली बन सकती है, बशर्ते शर्त एक है, उस समय बुध ग्रह के साथ मंगल बैठा हो। बस ये कंडीशन याद रखना इसमें, और कोई अपवाद नहीं है। ये अपवाद है। पहली बात तो नाली जब ही बनेगी जब बुध शुक्र से पीछे हो, और अगर मंगल बैठ जाएगा बुध के साथ तो भी नाली बन जाएगा। अब नाली बनने का मतलब ये, अब संतान पैदा हो सकती है, संतान पैदा करने में सक्षम होगा व्यक्ति, घर गृहस्थी चलाने में सक्षम होगा व्यक्ति। एक और कंडीशन कहते, क्या कंडीशन है? अगर शुक्र आपकी कुंडली में पहले भाव में आ जाए, फर्स्ट हाउस में यदि शुक्र बैठा हो, फिर बुध का कोई मायने नहीं रहता कि वो आगे बैठा है कि पीछे बैठा है। अगर शुक्र पहले भाव में बैठा हो तो बुध की नाली देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं, चाहे, और इसी सूत्र को आपने वर्ष फल में भी लगाना है। जैसे वर्ष फल में ये नियम याद रखो, जो ग्रह भी पहले भाव में आता है वो उस साल का राजा हो जाता है। ही विल बी द किंग ऑफ दिस ईयर। उस साल का वो ग्रह राजा होगा। अब राजा को कोई मना नहीं कर सकता, और राजा किसी नियम का मोहताज नहीं। तो ये मान के चलो, जब लगन में शुक्र आएगा तो ताकतवर ही है, उसमें घर गृहस्थी चलाने की, घर गृहस्थी बसाने की, संतान उत्पन्न करने की, वो सारी ताकत उसके पास है ऑलरेडी। तो बुध चाहे आगे है, पीछे है, दाएं बाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टल क्लियर हुआ? जी गुरु तो जी। अब हमें तीन चीज इसके माध्यम से पता चली इस सूत्र के, कि ये कहां पर इंप्लीमेंट होगा। पहली चीज, अगर पुरुष कुंडली है, शादी में दिक्कतें आ रही, विवाह में दिक्कतें आ रही, विवाह में परेशानियां आ रही, आप देखो बुध शुक्र से पीछे बैठा है नहीं बैठा है, और बैठा है तो नाली बना रहा है नहीं बना। अगर नाली नहीं बना रहा है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। नाली बना ली भी है तो ये देखो, कहीं बुध शुक्र के शत्रु ग्रहों के द्वारा तो नहीं बैठा, उनके साथ तो नहीं बैठा, कहीं राहु बुध की युति बनी हुई हो या सूर्य बुध की युति बनी हुई हो। अगर सूर्य बुध की युति बनी हुई है, मान लीजिए चौथे भाव में सूर्य बुध बैठे हैं और शुक्र छठे में बैठ गया,
अब देखो नाली भी बन गई, पर शुक्र जो है बुध की एनर्जी लेने को तैयार ही नहीं। ऐसी कंडीशंस में मैरिटल मामला गड़बड़ ही होगा। पर अगर कोई दुश्मन ग्रह बुध के साथ नहीं बैठा है, किसका दुश्मन? शुक्र का दुश्मन नहीं बैठा है, तो शुक्र बुध की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें जान आ जाएगी और वो अपनी घर गृहस्थी चलाने में, शादी होने में उसका मामला सेट कर देगा। यही चीज आपने वर्षफल में देखनी है। अब जैसे एक मान लीजिए 27-28 साल का बच्चे बेटा आता है और कहता है जी शादी बताओ कि होगी कि नहीं होगी, तो उस साल में देखो। और वर्षफल में तो ये बुध और शुक्र बहुत आगे पीछे जा सकते हैं। आपकी कुंडली में तीन ही मतलब स्थितियां बनती हैं अक्सर। जो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, ये सूरज के इर्द गिर्द ही रहते हैं, मतलब ज्यादा आगे नहीं जा सकता। डिग्री वाइज 45 डिग्री से आज ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते। ये आगे पीछे होते रहते हैं, एक एक भाव आगे पीछे, कभी साथ आ गए, कभी एक भाव पीछे चले गए, एक भाव आगे चले गए। ये ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब तीन भाव में लगभग लगभग घूमते रहते हैं, ऐसे लाइन लगा। पर वर्ष फल में तो ये बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो जो बहुत आगे पीछे हो तो उसमें आपने कैसे देखना है शुक्र को? मान लीजिए कि शुक्र बैठा है 11वें भाव, तो जब भी लिखा होता है ना किताब में शुक्र से गए पिछले भाव में, तो शुक्र के पिछले भाव का मतलब है कि भाव नंबर 1 से 10 तक, इनमें कहीं पर भी बुध बैठा हो। जरूरी नहीं फिर 3 पॉइंट पीछे बैठा हो, वो छठे में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, कहीं बैठा हो, बस वो शुक्र से पीछे ही माना जाए। तो अगर इस तरीके से बैठा हो तो वर्ष फल के अंदर भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी क्या कंडीशन समझ में आई? जब भी नाली बनेगी शुक्र को ताकतवर समझना है। अगली बात क्या होगी कि जो भी भोग विलास की चीजें हम इस संसार में धन के द्वारा अर्जित करते हैं, क्या हम उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी शुक्र की ताकत ही डिसाइड कर। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो, बेशक उसके घर में लग्जरी हो, तो भी व्यक्ति उस लग्जरी का फायदा नहीं उठा पाता, खुद हमेशा एक मजदूर की तरह मजदूरी ही करता रहता है। इसलिए अगर लाइफ को जीना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो कुंडली में शुक्र का शक्तिशाली होना निहायत जरूरी। या तो शुक्र अन्य अपने तरीकों से ताकतवर हो जाए, नहीं बुद्ध की नाली के द्वारा ताकतवर हो जाए, तो भी बात बन सकती है। और जब भी संतान की बात आए, जिन लोगों की संतान नहीं हो पा रही होती है, वहां पर तो इस सूत्र को देखना निहायत जरूरी। वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर जब आप रेमेडी करेंगे ना, तो रेमेडी भी ऐसे ही करनी होगी। तो जैसे मान लीजिए चौथे भाव में राहु बुध इकट्ठे बैठे हैं और छठे के अंदर शुक्र बैठा है, तो शुक्र ने तो ब्रेक लगा दिया, शुक्र ने क्रॉस मार दिया कि भाई मुझे तेरी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि तू राहु के साथ बैठा है। तो वो मना किसको कर रहा है? राहु को मना कर रहा है कि राहु को एंट्री नहीं लाने दे रहा। तो ज्योतिषी को क्या चाहिए? उपाय किसके होंगे? राहु के। राहु को उस साल के लिए आप बिल्कुल खत्म कर दो, डाउन कर दो एकदम। अगर आपको संतान चाहिए तो वर्ष फल में मान लो ये कंडीशन हो जाए या कुंडली में हो जाए, तो 1 साल के लिए तो हम राहु की चीजों को बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। जैसे जौ है, रांगा है, नारियल है, ये सब राहु की चीजें हैं। इसको पूरे विधि विधान से जल प्रवाह करेंगे और अन्य
संतान संबंधी उपाय बताएंगे तो चांस बनते हैं। प्लस जब भी ऐसी कंडीशन हो उस व्यक्ति को कहें डॉक्टरी सलाह जरूर ले, दवाइयों का सहारा लेना बहुत जरूरी। केवल लाल किताब के उपाय से ही काम नहीं चलने वाला, पर अगर वो डॉक्टर की सलाह लेता है, आपके लाल किताब की रेमेडीज को अपनाता है, तो चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे कई बार केस आता है कि साहब हम 2 बार 3 बार आईवीएफ करवा चुके हैं, आईवीएफ कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो अक्सर देखना लड़के या लड़की की कुंडली में शुक्र को बुध से ताकत प्राप्त नहीं हो रही। सिंपल कंसेप्ट है, शुक्र को बुध से ताकत प्राप्त नहीं हो रही। और अभी अभी मैंने बताया है, जब शुक्र को बुध का साथ नहीं मिलता तो शुक्र बना है राहु और केतु से। तो ये मान के चलो जब शुक्र कमजोर है तो उस व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु की एनर्जी भी असंतुलित है, वो भी बैलेंस नहीं है, वो भी गड़बड़ी है, चाहे वो कहीं बैठा हो। और राहु केतु की जब एनर्जी अनबैलेंस होगी तो उसके जीवन में अन्य तकलीफें भी बहुत आ जाती। तो लाल किताब आपको कई तरह की टेक्निक्स बताता है, कुंडली को देखने के कई तरीके हो सकते हैं, केवल एक ही तरीका नहीं हो सकता। जैसे वैदिक ज्योतिष में मैं पढ़ाता था तो स्टूडेंट अक्सर कहते थे कि भाई आप गुरुजी बहुत तरीके हैं, बहुत बहुत टेक्निक्स हैं। वैदिक में बहुत सारे तरीके हैं, तो लाल किताब में भी फलादेश करने के कई टेक्निक्स हो सकते हैं। जो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसी टेक्निक का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कोई अगर आपकी कुंडली में किसी के बैठा हुआ है कोई ऐसी कंडीशन, तो जरूर पूछिएगा। हाँ बताइए विशाल जी। सर, जैसे आपने बताया कि अगर शुक्र को मरकरी की का साथ मिलना चाहिए, तो अगर दोनों साथ ही बैठे हों तो देखो दो तो साथ मिल ही गया विशाल जी, वो तो साथ ही बैठ गया। तो ठीक है। एक ही हाउस में जब दो ग्रह मिल जाते हैं तो वो एकदम साथ ही आ गए, मतलब तो एनर्जी ट्रा। अब तो झगड़ा सिर्फ इतना रह गया कि साथ बैठने वाला अपना खास है कि अपना दुश्मन है। ज्योतिष में किसी भी हाउस में अगर दो ग्रह इकट्ठे बैठ जाएं तो ये तो चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहा है और उसको कोई भी ग्रह रोक ही नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए आप एक रूममेट के साथ एक कमरा लेके रहने लग जाते हैं। अब आप जो है कितना मर्जी ध्यान रख लो पर छोटी से छोटी चीज का ध्यान नहीं रख सकते। अब मान लीजिए आपने हाफ हाफ कर दिया, भी खर्चे अलग अलग। और मान लीजिए आप चाय पत्ती ले आए, दूध ले आए, पर वो भी अपने ले आया, अब उसकी चाय पत्ती खत्म हो गई। अब आप सो रहे हैं, उसने चाय पत्ती चुपचाप ली और आपकी चाय पत्ती डाल ली, अब आपको पता भी नहीं। और अगर पता चल भी जाए तो आप क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते। हो गया सो हो गया, क्योंकि ये जब दो लोग एक साथ रहेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को आप नहीं रोक सकते। खतरा उसी बात का है कि कहीं वो हमें ज्यादा डेंट ना मारे, और कोई खतरा दूसरा है ही नहीं। अगर वो आपका मित्र है तो डेफिनेटली आप परवाह नहीं करोगे, कहो कोई बात नहीं भाई, आज इसने ले ली कल मैं ले लूंगा, ये मेरा साथ देगा मैं इसका साथ दूंगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। जब बुध शुक्र साथ होते हैं तो दोनों में एनर्जी ट्रांसफरेशन दब के होता है। तो यहाँ तो वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि शुक्र को बुध का साथ नहीं मिला, तो बुध तो पूरा शामिल ही हो गया उसमें, घुस गया उसमें, वो तो पूरी एनर्जी शुक्र को दे दी उसने। तो बुध शुक्र की युति को ज्योतिष में अच्छा माना जाता है। जब भी ध्यान रखना, बुध शुक्र इकट्ठे मिल जाएं कुंडली में, और अगर वो केंद्रीय त्रिकोण में मिले खास करके, तो एक प्रकार का वो लक्ष्मी योग मानना। मैं लाल किताब की भाषा में बता रहा हूं। अगर यही लक्ष्मी योग में सूरज शामिल हो जाए
तो कुछ कमी आ जाएगी, पर फिर भी लक्ष्मी योग तो लक्ष्मी योग ही है। कमजोर तबके का होगा पर कम होगा। पर सूर्य बुध शुक्र की युति मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा दिक्कत देगी, क्योंकि शुक्र का दुश्मन सूरज वहां के बैठ गया। उसको मजा नहीं आ रहा। किसको मजा नहीं आ रहा? शुक्र को मजा नहीं आ रहा। शुक्र को इतना बलाबल तो मिल गया कि वो अपनी घर गृहस्थी चला ले, किसी से चाहे रो के चलाए, पीट के चलाए, चला लेगा किसी तरीके से। पर उसको खुद को आनंद नहीं आ रहा। शुक्र को आनंद नहीं आ रहा। शुक्र को आनंद नहीं आ रहा है का मतलब क्या हुआ? अपने को मतलब यह है कि अपने अंदर से खुशी नहीं आ रही है। वो जो एक फैमिली की हैप्पीनेस में जो एंजॉय करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। अब मान लो सूरज भी नहीं आया, राहु घुस गया, बुध शुक्र की युति भी आई तो राहु आ गया, या फिर रोड़े हो जाएंगे। अब उनको भी संतान हो जाएगी क्योंकि बुध तो साथ दे रहा है ना। तो इन दोनों कंडीशन में मैंने इसलिए बताया है कि यहाँ संतान भी होगी, शादी भी होगी, पर उनको चलाने में दिक्कत होगी। पर केवल और केवल बुध शुक्र की युति है तो ये तो फंटास्टिक है, अच्छी है, किस्मत चमकाने वाली युति है, मतलब बहुत बढ़िया है। जी सर, इसमें लेकिन सिर्फ बुध और शुक्र नहीं है, उसमें साथ में मान लीजिए कि सूर्य भी है, मंगल भी है, राहु भी है। हाँ, तो फिर गड़बड़ हो गई ना विशाल जी। मैंने अभी अभी समझाया। सूरज हाँ आएगा तो शुक्र तो परेशान, हाँ, राहु आएगा तो शुक्र तो भी परेशान। हाँ मतलब मंगल। ऐसे समझो कि एक वो बच्चा है, शुक्र एक ऐसा बच्चा बन गया अब यहाँ पर जिसको खुराक पूरी दी जा रही है, काजू बादाम प्रॉपर खिलाए जा रहे हैं, पर लड़का तगड़ा नहीं हो रहा। मतलब खुराक पूरी है, एनर्जी उसे पूरी मिल रही है क्योंकि बुध उसे अपनी एनर्जी पूरी दे रहा है, वो अपनी कमी नहीं छोड़ रहा है। पर जो एनर्जी को एंजॉय करना चाहिए वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, ड्यू टू सन एंड राहु दोनों की वजह से। यहां पर मंगल को, एक मंगल की मदद जरूर शुक्र को मिल जाती है, क्योंकि शुक्र जो है मंगल से एनर्जी प्राप्त करता है।